आज सुनिए आधुनिक हिंदी साहित्य की बहुचर्चित कथाकार नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दूसरा चेहरा। साहित्य उन्हें विरासत में मिला। फ़ारसी भाषा साहित्य में एमए करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ वर्ष उन्होंने अध्यापन किया। हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, पश्तो और अंग्रेजी भाषा पर उनकी गहरी पकड़ है। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी दूसरा चेहरा। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। ये हमारे प्यार के खिलने के दिन थे। एक अनजानी सी खुशी हमारे चारों तरफ बिखरी रहती थी। हम दोनों के चेहरे दमकते रहते थे। हमारे एहसास में जल तरंग बजता रहता था। आंखों के सामने एक सतरंगी आभा हमेशा नाचती रहती थी। उससे मिले मुझे केवल माह भर हुआ था, मगर लगता था कि कई हजार वर्षों से मैं उसके साथ रहती आई हूँ। अब हमारे बीच कुछ लुका छुपा नहीं रह गया था। पारदर्शी सी अनुभूति हमको विश्वास दिला गई थी कि हम कई जन्मों से इसी धरती पर आए और एक दूसरे के संग जीकर हमने अपनी आंखें मूंद मौत के बहाने कुछ देर आराम किया और फिर नए चेहरे के संग पुरानी आत्माओं से लैस हम इस नश्वर संसार में विचरने आ गए। मैं दिन में 100 बार उसके चेहरे पर नज़र डाल आंखों ही आंखों में उस पर फिदा होने का यकीन दिलाती और रात को सम्मोहन में जकड़ी वो सब कुछ बोल देती जो मेरे मन में उफनता रहता था। मेरी इस व्याकुलता पर वो हंस पड़ता और धीमे से कहता कि खामोशी बहुत कुछ बोलती है, इसलिए मैं बोले शब्दों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। उसकी यही बातें मुझे बहुत भाती थीं। जब मैं उससे मिलने उसके शहर फैज़ाबाद जाती तो वो होटल में मेरे साथ इस तरह रुक जाता कि स्वयं होटल वाले समझने लगे थे कि हम पति पत्नी हैं। इतने दिन घर न जाने पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह नाश्ते के बाद वो बहुत तकलीफ़ के एहसास के साथ मुझसे विदा होता ताकि वो ऑफिस जा सके। लंच में वो एक चक्कर घर का लगा लेता और कपड़े बदल कर दोपहर का खाना वहाँ खा लेता ताकि घर वालों को इस बात का यकीन हो जाए कि वो शहर से दूर काम के सिलसिले से जाता है और वहीं टिक जाता है। ये मेरा अनुमान था। उसने मुझसे इस बाबत कभी बात नहीं की थी, सिवाय एक दो जुमलों के। उसको अपनी पत्नी से पहले दिन से कोई लगाव नहीं रहा। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, वगैरह वगैरह। मुझे उसकी बातें सुनकर लगता कि हमारा ये संबंध जल्द ही पति पत्नी के धागे से बंध जाएगा। उसका व्यवहार देखकर मैं अपने भविष्य के प्रति इतनी संतुष्ट हो गई थी कि मैंने अपने पुराने रिश्ते जीने बंद कर दिए थे। मेरे अपने शहर में लोग मुझे ढूंढते फिरते थे और मैं हर छुट्टी में जयपुर से फैज़ाबाद पहुंच जाती थी। मेरे इस व्यवहार से घर वालों को परेशानी महसूस होने लगी थी। मेरी तनख्वाह का आधे से ज़्यादा हिस्सा फैज़ाबाद आने जाने, होटल में ठहरने और घूमने फिरने में खर्च होने लगा था। इधर जब से उसका काम छूट गया था, मुझे कुछ रुपए जेब खर्च के नाम से चलते हुए उसकी जेब में ज़बरदस्ती डालने पड़ते थे। वो जो मुझे एहसास के धरातल पर दे रहा था, उसके बदले में ये सब तो कुछ भी नहीं था। मगर घर में विरोध शुरू हो गया था। विरोध जैसे जैसे बढ़ रहा था, मेरा प्यार उसके प्रति बहुत तेज़ी से अपना रास्ता तय कर रहा था। महंगे उपहार जैसे गर्म सूट, जूते, लाइटर और जाने क्या क्या छोटी बड़ी चीज़ें मैंने उसको देना शुरू कर दी थीं ताकि उसको ये एहसास ना जागे कि वो बेकार है और मैं कमा रही हूँ। 1 वर्ष जब गुजर गया तो मुझे लगा कि अब हमको विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए। उसकी सेहत, खान पान की फ़िक्र मुझे सताती रहती थी। वो भी अक्सर अपनी तकलीफ़ें कहता था कि घर में खाना अच्छा नहीं बनता है, जो उसे पसंद है वो अकेले उसके लिए बन नहीं सकता है। संयुक्त परिवार में रहने के जहाँ अनेक सुख हैं, वहीं पर कई तरह के कष्ट भी हैं। उसकी बातों का असर ये होता कि मुझे कहीं भी अच्छा खाना देखकर उसकी याद आ जाती और गले के नीचे कौर नहीं उतरता था। ये सारी बातों ने मुझे आखिर मजबूर कर दिया कि मैं उससे अपने मन की बात कह दूँ। अब तुमसे अलग रहना बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, वो हंसा। क्यों, तुम मुझे मिस नहीं करते हो क्या? क्यों नहीं, याद आती है तो उसी में डूब जाता हूँ। तुमसे पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी यादों की रील खुल जाती है। तुम कह रहे हो तो यकीन करना ही पड़ेगा। इधर मेरी आंखों में देखो, विश्वास यहाँ है। मानती हूँ, फिर रहो इसी में, उसमें सवाल क्या करना।
मैं साथ रहना चाहती हूँ। साथ हो तो जब चाहो मैं तुम्हारे पास हूँ, जब जब बुलाया मैं आया नहीं क्या? हाँ, मगर यूं पैसे रेल और होटल में बनिया हो क्या पूरी? मतलब प्रेम में गणित का दाखिला वर्जित है क्या, ये भी तुमको बताना पड़ेगा? एहसास में गणित नहीं होना चाहिए, मगर जनाब जो पैसा फ़ोन टिकट होटल पर खर्च होता है उसको हम अपने घर पर क्यों ना खर्च करें? ख्याल अच्छा है। उसने गहरी आंखों से मुझे घूरा। उसमें एहसास की लपटें थीं। आंखों का वो भाव उसके होठों की गहरी मुस्कान में भी था। मैं घर की चारदीवारी को भूलकर उसके भुलावे के गैत खाने में जकड़ गई। जब मैं अपना होश खो रही थी उस समय कानों में उसका सुर गूंजा। आज तो श्वासों तक में खुशबू भर गई थी। मन की बात मन में ही रह गई थी, या शब्दों द्वारा अदा हुए भाव को वो पकड़ नहीं पाया था। मेरे लिए हर माह इतना खर्च करना खुद भी खलने लगा था, खासकर तब जब उसकी किसी ज़रूरत के चलते मुझे कभी 10 कभी 20 हज़ार देने पड़े। मेरा बैंक खाली हो गया था। उसके पास मेरा सब कुछ जमा हो गया था, दिल दिमाग जिस्म धन कीमती चीज़ें और सबसे बड़ी इज्जत। फैजाबाद में सब जान गए थे। बात घूमते फिरते मेरे शहर भी पहुंच गई थी। कई दोस्तों ने तल्खी से पूछा था कि क्या बदनाम होना ही तुम्हारा लक्ष्य हो गया है? अपने को संभालो, वो निरा लंपट आदमी है। कई लड़कियों से उसे संबंध थे और हैं। मेरे दिल में वो बात कील की तरह चुभ गई। मन की खुशियां शंकाओं से भर गईं। संदेह का सर्प मेरे सीने पर लौटकर मेरे दिमाग को चाटने लगा। मेरा दिल ही उसके पास नहीं था, बल्कि मेरे बचत की सारी पूंजी वहां पहुंच गई थी। दशहरे की छुट्टियों में जब मैं गई तो बुराई हुई नहीं थी। कुछ जांचने पर रखने का मन बनाकर गई थी, इसलिए चुप भी थी। उसने मेरी खामोशी को महसूस किया और मेरा दिल बहलाने के लिए शाम को सिनेमा का कार्यक्रम बनाया। मैं शाम खराब नहीं करना चाह रही थी और ना ही खुलकर बातें करना चाह रही थी। मैं उसकी टोह लेना चाहती थी, इसलिए कम से कम अपने को व्यक्त कर रही थी। मेरी ज़बान की खामोशी रंग लाई और वो बातें करने लगा। अपनी ज़िंदगी के बारे में उसने मुझे बताया। हम बहुत गरीब घर से हैं। समय जब पड़ता है तो मैं ही काम आता हूँ, इसलिए घर पर मेरी धाक है। मैं सबसे छोटा हूँ, मगर सब मेरी ही सुनते हैं। पत्नी की कोई भूमिका मेरे जीवन में नहीं है। मेरा सारा काम मेरी बड़ी भाभी करती हैं। जब मैं 11 साल का था तो वो ब्याह के आई थी। उन्हीं से मैं सारी बातें करता हूँ, या फिर बड़े भाई की बेटी से। उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। उस घर में मेरे लिए जगह है? मतलब मैं इस संबंध को कोई नाम देना चाहती हूँ, मैंने कहा। क्या मेरी तरफ से कोई कमी पाई? नहीं। फिर घर वाले चाहते हैं कि अब मैं शादी कर लूँ, तो अड़चन क्या है? तो फिर कब तैयार हो ब्याह के लिए? मैं? हाँ, आप शायद भूल रही हैं कि मैं एक आदत पत्नी का पति हूँ। क्या मतलब? मेरा आपसे विवाह नामुमकिन है। तो फिर ये ज़िंदगी क्या बुरी है जो हम जी रहे हैं? मैं बच्चे की माँ भी बनना चाहूँगी। तब तो बनो ना, तुम झेल सकती हो तो झेलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसको बाप का नाम मिलेगा? बिल्कुल। मैं समझी नहीं। तुम खुद उलझी हो, मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं समय देता हूँ, ख्याल करता हूँ, मगर प्रेम नहीं करता हूँ। क्या मतलब है प्रेम से? प्रेम होता तो तुम उससे विवाह करते, समाज की नज़र में सम्मान देते। क्यों, उस दिन सिंदूर नहीं भरा था मांग में? भरा था, मगर उस रीति से नहीं, बल्कि खेल खेल में, मजाक में मांग भरी थी। यदि मजाक तुमने समझा था, उस दिन के बाद तो मुझे शिकायत करनी चाहिए थी कि तुमने मांग कभी भरी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिना विवाह के मैं सिंदूर भरकर फिरूं? दुनिया क्या कहेगी? बच्ची हो तुम अभी, डरपोक और मूर्ख। मर्द औरत की मांग एक बार भरता है और औरत बार बार भरती है, जब वो कर्म समाज के सामने हो तब। तो क्या हमने समाज को साक्षी मान के मिलना आरंभ किया था? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम स्वतंत्रता का अर्थ नहीं जानती हो। मैं? हाँ, तुम। एक तरफ सारे बंधन तोड़कर, सारी मर्यादा भूलकर मुझसे खुलेआम मेरे ही शहर मुझसे मिलने आती रही।
मेरी संवेदनाओं से खेलती रही, यह जानकर कि मैं विवाहित हूँ, तो भी तुम मेरे साथ एक कमरे में सोती रही और अब तुम मेरा शोषण करना चाहती हो, ब्लैकमेल करना चाह रही हो। मैं अपने विवाहित जीवन से खुश नहीं हूँ, मगर मैं उसको तलाक देने के हक में नहीं हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे विवाह करूँगा? एक कुंवारी लड़की से फिर संबंध बनाने, प्रेम करने का अर्थ? मैं प्रेम शब्द को नहीं जानता कि ये क्या है। दो लोगों को साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, वे रहते हैं। तुम तो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हो, फिर विवाह जैसी संस्था में अपने को क्यों बांध रही हो? प्रेम जैसी भावुकता को क्यों खोज रही हो, जबकि जानती हो कि इस शब्द ने अपना विश्वास बहुत पहले खो दिया है? तुम्हारा मुझसे क्या संबंध था? दोस्त का। मर्द औरत की दोस्ती कहाँ तक जाती है ये तुम जानते हो? मैंने कहा, हाँ, जहाँ तक औरत मर्द उसको ले जाना चाहते हैं। ये उनके हालात पर भी निर्भर है। हमारे हालात थे, हम मिलते रहे। तुमने तन मन जो भी मांगा मैंने दिया, और मुझे जो ज़रूरत थी वो तुमने मुझे दिया, तन मन धन। इसमें किसी ने किसी के साथ दगा नहीं किया। फिर तुम क्यों उदास हो? मुझे लांछित करना क्यों चाह रही हो? सिर्फ इसलिए कि हमारा संबंध परंपरागत सांचे में फिट नहीं बैठता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम उसको सामाजिक मान्यता नहीं देना चाहते हो। शायद हाँ, क्योंकि मैं बेकार हूँ, विवाहित हूँ, चरित्रहीन हूँ। आखिर तुम अकेली सुकन्या तो हो नहीं जिसने मुझसे संबंध स्थापित किए हैं। कुछ दिन वे लड़कियाँ मेरे साथ रहीं, फिर शादी तय हुई और मैंने उनको ब्याह दिया। आज भी मिलती हैं और जिस रंग जिस रूप में मिलना चाहती हैं मैं मिलता हूँ, क्योंकि मैं संबंध के गहरेपन पर विश्वास नहीं करता हूँ, ना उन्हें भूलने पर। मेरे लिए हर इंसान महत्वपूर्ण है, हर पल सार्थक है, हर संबंध सम्मानित है, और यही मैं हूँ। यदि मैंने कभी तुम्हें कुछ देने में कमी की हो तो शिकायत करो। मैं चुपचाप उसका चेहरा देख रही थी, जो किसी और आदमी का चेहरा लग रहा था। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था, जो दिल को बता रहा था कि ये संबंध इस तरह से अब ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। और दिल दिमाग को झिड़क रहा था कि दिल बार बार अपना साथी नहीं बदल सकता है, वो अपना अधिकार लेकर रहेगा। दिमाग तेजी से बात काट कर कहता है कि अधिकार? कैसा अधिकार? धर्म, समाज, कानून, किसने दिया तुम्हें अधिकार? किससे मांगोगी अपना अधिकार? उस व्यक्ति से जिसके पास मानवीय रिश्तों का अपना एक दर्शन है, जिसकी दस्तावेज पर तुम्हारी तरह कई नाम अब भी चमक रहे हैं। वहाँ ठहरना मुमकिन होगा? झेल पाओगी बिना रिश्ते का संबंध, बिना प्रेम की मित्रता? ये बताओ, कहीं घूमने चलना है या सिर्फ बेकार की बहस में उलझे रहना है? उसने वही जादूगर वाली मुस्कान मेरी तरफ फेंकी। तैयार तो हो लूँ? मैंने दिल पर छाई बदली को, घुमड़ते बादलों को बरबस रोका और बाथरूम की तरफ बढ़ी। शावर के नीचे खड़े होकर जी भर कर रोई। मन व मस्तिष्क में किसी विचारक का कथन चक्कर लगा रहा था कि मर्द जब संबंध बनाता है तो वो उसकी ज़िंदगी का एक अलग हिस्सा होता है, मगर जब औरत संबंध बनाती है तो उसमें वो अपनी पूरी ज़िंदगी को देखती है। आखिर उसकी बनावट में ऐसा क्या है जो अंधी निष्ठा, संपूर्ण समर्पण में बदल जाता है और वही उसको सुख देता है? क्या ये उसकी बनावट की मजबूरी है, या फिर सामाजिक संरचना का दोष है, या फिर लालन पालन का योगदान है? अपनी इसी कमजोरी से वो हर जन्म, हर काल, हर संबंध में पीड़ा सहती है। आंसू और उदासी उसका मुकद्दर बन गए हैं। आखिर क्यों? मैं घूम तो रही थी अपने प्रेमी के साथ, मगर एक अलग राह पर भी मेरा दिल व दिमाग काम कर रहा था। उन तहखानों को मैं पार करना चाहती थी। रोने, गिड़गिड़ाने, खुशामद से मर्द झुकने वाला नहीं था। दुश्मनी मैं निभा नहीं सकती कि उसको जहर देकर अपने अपमान का बदला ले लूं, या फिर संबंध तोड़कर कभी न लौटने की कसम खा लूं। उसकी साफगोई ने मुझे भटकन से काफ़ी हद तक निकाल लिया था। उसकी बातों में सच्चाई थी। इसको वो ना भी इंगित करता तो भी वो समझ लेती, मगर बात तो वहाँ अटकी थी कि मैं उसको अपने पति के रूप में देखना या दूसरों को दिखाना चाहती थी, जो अब संभव नहीं था। अब बात साफ थी कि ये संबंध इसी तापमान के साथ जब तक चलाना चाहूँगी चला सकती हूँ। उसको इस पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर उसका खर्चा, इस शहर का खर्चा, क्या मैं लगातार इसको उठा पाऊँगी? क्या सचमुच मैं बनिया हूँ? नहीं, शायद मैं तराजू नहीं उठाए हूँ।
बल्कि सच्चाई को मैं झेल रही हूँ, वो नहीं। पैसा, टाइम, इज्जत सब कुछ मेरा लग रहा है। उसका घर तो वैसा ही बना हुआ है और ऊपर से उसको बेकारी भत्ता कभी कभार मिल जाता है। महीने में बिना कुछ खर्च किए एक निष्ठावान महबूबा मिल जाती है। ऐसी हालत में दर्शन बिगाड़ने का अधिकार भी उसका है और मैं सोचकर अपनी ही हालत पर हंस पड़ती हूँ। क्यों हंसी? तुम्हारी स्वतंत्रता वाली बात को याद कर। उसमें ऐसा क्या था? बहुत कुछ था। फिर कैदी को स्वतंत्रता एक दिन में रास नहीं आती है। सलाखें, चार दीवारी उसकी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए ये अनुभव अपना समय लेगा, तब जाकर कहीं यथार्थ में ढलेगा। बिल्कुल, उसकी आंख में विजय की चमक थी। उस रात पहली बार मैं बिस्तर पर खामोश थी। अपने एहसास को दिमाग के हवाले कर मैं इस बार सब कुछ नया नया तजुर्बा करने के मूड बना चुकी थी। मेरी खामोशी से उसको राहत मिली। शायद वो मेरी जगह किसी और की कल्पना करता हो और मेरी आवाज़ उसको अखरती हो। उसने कहा भी था कि नाम लेकर संबोधन ऐसे समय में खतरे से खाली नहीं होता। वो सो गया। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं उसके कहे वाक्यों को याद करके उसको पहली बार समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे मैं पंक्तियों को जोड़ रही थी, मुझे उसका चेहरा ज़्यादा समझ में आने लगा था। सुबह जब उठी तो मेरे प्यार में अक्ल भी शामिल हो चुकी थी। जब वो नहाने गया तो मैंने रुपए गिने, पूरे 4,000 थे। हर बार की तरह मैंने उसके पर्स में नोट नहीं रखे, बल्कि उन्हें अपने पर्स में दोबारा रख कर जिप लगाई और चाय का ऑर्डर देकर मैं फैला कमरा समेटने लगी। नाश्ते पर हमेशा की तरह फिल्म, राजनीति, इंसानी संबंधों पर बातें होती रहीं। गाड़ी में 2 घंटे की देर थी। हमेशा की तरह मैंने खरीदारी का प्रोग्राम नहीं बनाया। आंखें बंद कर सर दर्द का बहाना बनाकर लेट गई। वो टीवी देखता रहा। मुझे लगा कि वो कुछ तनाव में है। वो मेरे हाव भाव से कुछ ताड़ने की कोशिश कर रहा था। सदा की तरह मैं बोल नहीं रही थी, बल्कि जो सोच रही थी उसको अपने दिल व दिमाग की सीमा तक रखे हुए थी। उसने कपड़े बदल कर पर्स देखा, फिर मेरा चेहरा ताका। मैं आंखों की झिर्री से उसको कभी कभी देख लेती थी। उसके चेहरे पर चिंता उभरी। मैं अंगड़ाई लेकर उठी और बाथरूम में जाकर आईने के सामने खड़े होकर पहले मुस्कुराई, फिर अपने से कहने लगी, जो मुझे विश्वास नहीं दे पाया उसका विश्वास भी दरकाना चाहिए, ताकि उसको उस पीड़ा का एहसास तो हो जो दर्शन से हटकर जीवन की तपकन है। मैंने मुंह धोया, चेहरा धोया। उस पर उदासी की परत थी। आंखें भी नम हुईं, मगर मैं सर झटका और बाहर निकली। उसको देखकर उसी दिलरुबाई से हंसी और उसको बाहों में भर लिया, शायद आखिरी बार। ट्रेन पर बैठी मैं खिड़की से उसको देख रही थी कि मेरे बदले व्यवहार से क्या वो संबंध जीवन के अंतिम पड़ाव तक ले जाएगा या फिर कोई और स्रोत ढूंढ लेगा जो उसकी ज़रूरतों को खुशी खुशी पूरी करेगा। ट्रेन खिसकने लगी थी। गुजरते चेहरों के बीच उसका चेहरा अब दूसरा जैसा लग रहा था। मैंने चौंक कर हाथ हिलाना बंद कर मुंह मोड़ लिया। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दूसरा चेहरा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।